हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका थ्योरेटिकल पेपर आता है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज़। दोस्तों इस सेमेस्टर में आज हम डिस्कस करेंगे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 1 है और ये आपकी यूनिट फर्स्ट के अंदर आता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनली फर्स्ट। दोस्तों यहाँ पर आप जितने भी टॉपिक देख रहे हैं सेल साइटोलॉजी से, ये सारे टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ बायो बुक टेक चैनल पर। वहाँ पर मैंने इंग्लिश में आपके नोट्स प्रिपेयर करवाए हैं, तो अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो आप बायो बुक टेक चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपका जो नया सिलेबस लॉन्च हुआ है 2021 में, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर मैं इस चैनल पर हिंदी, जितने भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो बीएससी के कॉन्सेप्ट को हिंदी में समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्ट 1 है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि एग्जाम पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की हिस्ट्री के रिगार्डेड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी कितने सारे मॉडल्स जो हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रस्तुत किए गए हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है, या डायरेक्ट आपसे स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है। तो आपको सभी टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डेड पढ़ना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जितनी भी लिविंग सेल्स होती हैं, यानी कि जीवित कोशिकाएं होती हैं, वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी रहती हैं। राइट दोस्तों, वो चारों तरफ से एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा सराउंडेड रहती हैं, जो कोशिकाओं के चारों ओर एक अर्धपारगम्य अवरोध बनाती हैं, यानी एक सेमी परमिएबल एक बैरियर, एक अवरोध बनाती हैं। और कोशिका द्रव्य को बाह्य द्रव्य, यानी जो कोशिका के बाहर जो लिक्विड है उससे ये उसको अलग करती है। एक तो सेल के अंदर उसका साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका का एक द्रव्य होता है, एक बाहर जो होता है उस द्रव्य को उससे अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो कोशिका को घेरे रखती है, सराउंड करती है, राइट। और कोशिका के कंपोनेंट को भी एक साथ रखती है, पोषक तत्वों को प्रवेश करने देती है, यानी सेल के अंदर जो न्यूट्रिशियस एलिमेंट्स होते हैं उनको एंटर देती है। लेकिन बाकी जो, क्योंकि सेमी परमिएबल है तो एक तरीके से ये सेलेक्ट करती है कि कोशिका को किस चीज़ की नीड है, राइट। और बेकार सामग्री को कोशिका के बाहर निकालने देती है। जितने भी ऐसे सामग्री, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि कोशिका के लिए हार्मफुल होते हैं, उन्हें बाहर निकालने में भी मदद करती है। तो ये पूरी जो कैरेक्टर आप देख रहे हैं, ये कोशिका के बाहर जो झिल्ली पाई जा रही है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। वास्तव में प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के लिए इतनी महत्वपूर्ण होती है कि यदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, यानी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर वो डैमेज हो जाए और उस डैमेज होने की शीघ्र ही उसको रिपेयर ना किया जाए, उसकी मरम्मत ना की जाए, तो कोशिका की डेथ भी हो सकती है, राइट। कोशिका की मृत्यु का कारण भी बन सकती है। कोशिका को घेरने के अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कोशिका के में एक तरीके से एक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती है, जिसके बारे में मैंने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। एक पूरा एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बनाती हैं जिसमें अंतःद्रव्य जाली, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, राइट, ये सब क्या है, ये सेल ऑर्गेनली होते हैं। उसी में लाइसोसोम, एंडोसोम आदि इंक्लूड होते हैं। अंतःकोशिकीय घटकों और कोशिकीय जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं का अलगाव अलग अलग झिल्लियों में बांध कोशिका अंगों यानी ऑर्गेनेल द्वारा संभव हो पाता है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में। तो कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, और इसको हिस्टोरिकली यानी ऐतिहासिक रूप से इसको कहा जाता है प्लाज्मा लेमा, राइट। यह एक जैविक झिल्ली है, एक बायो मेम्ब्रेन होती है जो कि कोशिका के जो कंपोनेंट होते हैं उनको बाहरी जो वातावरण है उससे अलग रखती है, राइट। कोशिका के कंपोनेंट, यानी कोशिका के अंदर कई तरह के कंपोनेंट्स होते हैं जिसको बाहरी जो उसका एनवायरनमेंट होता है उससे अलग रखती है, सेपरेट करती है। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है? एंडो का मतलब होता है भीतर, यानी इनर। कोशिका के अंदर यानी सेल में जो झिल्ली है और झिल्लीदार कोशिकांग, यानी सेल के अंदर जितने भी मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गन्स होते हैं उनके ग्रुप को ये प्रदर्शित करता है, जो कि फैट और प्रोटीन को संशोधित पैकेज करके उनका अपवहन कर देते हैं, यानी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, राइट। उनको मॉडिफाई करते हैं प्रोटीन्स को। इसमें आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉइल, लाइसोसोम, वेसिकल्स, राइट, पुट्टिकाएं, और एंडोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, परऑक्सिसोम और न्यूक्लियस के आवरण भी इसमें शामिल होते हैं। इसमें मैंने काफ़ी डिटेल में बताया एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को। अब हम यहाँ पर देखते हैं कुछ पॉइंट है जिसे याद रखना होगा। 1974 में मोरे और मोलेनहाउर ने पहली बार प्रस्तावित किया कि कोशिका के भीतर की झिल्लियाँ एक एकल प्रणाली बनाती हैं,
एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के जो कंपोनेंट या तो भौतिक रूप से जुड़े होते हैं या पुट्टिकाओं के माध्यम से सामग्री का आदान प्रदान करते हैं, यानी जो सब्सटेंस होता है उनका आदान प्रदान करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट जैसे झिल्ली से बांधे सेल ऑर्गेनल्स, यानी जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है और क्लोरोप्लास्ट होता है, इनके चारों तरफ ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल होते हैं, यानी इनके चारों तरफ मेम्ब्रेन पाई जाती है, वो भी डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। एंडोमेम्ब्रेन में यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर गोल्जी बॉडी या अलग अलग तरह से एमसीक्यूज बनाए जाते हैं जिसमें पूछा जाता है कि कौन से इसमें ऐसे सेल ऑर्गन्स है जो कि एंडोमेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं। कुछ इस तरह से क्वेश्चन बनाए जाते हैं एमसीक्यूज में। तो आपको ध्यान रखना है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ऐसे सेल ऑर्गन्स होते हैं जो कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आते हैं कोशिका झिल्ली प्रारंभिक वर्ष। रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिकाओं की खोज की और इसके बाद कई वर्षों तक वैज्ञानिकों ने कोशिका झिल्ली यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है उसके अस्तित्व पर काफ़ी ज़्यादा बहस हुई, और ट्रूब ने 1867 में सुझाव दिया कि कोशिका एक सेमी परमेबल लेयर से घिरी होनी चाहिए, और क्विंक ने 1888 में उनके अनुसार कि जो मेम्ब्रेन होती है वो वसा के 100 नैनोमीटर मोटी परत से बनी होनी चाहिए। और बाद में प्रयोगात्मक अवलोकन और कोशिका झिल्ली के गुणों की व्याख्या करने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए, जिनके बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे, जो कि है थ्योरीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। इस पर कई तरह की थ्योरीज दी गई जिन्हें हम डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी यहाँ पर दी गई है आवर्टन, जो कि एक बायो मेम्ब्रेन मॉडल है। ये दिया गया था 1889 में, राइट। हेंस हॉर्स्ट मेयर और अर्नेस्ट आवर्टन ने 1889 में देखा कि फैट यानी जितने भी फैट सोल्यूबल सब्सटेंस होते हैं वो कोशिका झिल्ली को पार कर सकते हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका झिल्ली कोलेस्ट्रॉल और फोस्फेटाइडिल कोलिन जैसे वसा अणुओं से बनी होनी चाहिए। उन्होंने एक आइडिया लगाया। हालांकि कोशिका झिल्ली में वसा के संगठन का पता नहीं चला था, यानी उस समय जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फैट का कंपोजिशन होता है, जो संगठन होता है, वो पता नहीं चला था। बाद में लैंगमुइर ने 1917 में लैंगमुइर ग्रत नामक एक उपकरण विकसित किया जिसका उपयोग झिल्लियों के क्षेत्रफल का अध्ययन करने के लिए किया जा सकता था। इसके बाद एक और मॉडल प्रस्तुत किया गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग, जो कि है गार्टन और ग्रेंडल का वसा द्विपरत मॉडल, यानी ये बाई लेयर मॉडल था, और ये दिया गया था 1925 में। एवर्ट गार्टर और फ्रैंकोइस ग्रेंडेल ने 1925 ने रेड ब्लड कार्पुसेल्स की मेम्ब्रेन को अच्छे से स्टडी किया। उन्होंने रेड ब्लड कार्पुसेल्स का उपयोग किया क्योंकि इन कोशिकाओं के अंदर न्यूक्लियस या सेल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, तो इन कोशिकाओं से प्राप्त कोई भी मेम्ब्रेन वो सेल मेम्ब्रेन ही हो सकती थी। उन्होंने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का उपयोग करके रेड ब्लड कार्पुसेल्स के हीमोग्लोबिन मुक्त घोस्ट तैयार किए। उन्होंने फैट की परिणामी परत के क्षेत्रफल का अध्ययन करने के लिए लैंगमुइर ग्रत का उपयोग किया और पाया कि फैट का जो मोनोलेयर का क्षेत्रफल जो है वो अक्षुण्ण कोशिका झिल्ली के क्षेत्रफल से दोगुना था। अर्थात फैट एक स्तर यानी कि जो उसका मोनोलेयर है और प्लाज्मा झिल्ली के क्षेत्रफल का उसका जो रेशियो निकल कर आया, अनुपात निकल कर आया, वो 2:1 का था। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि कोशिका झिल्ली यानी जो सेल मेम्ब्रेन वो फैट की 2 परतों की बनी होनी चाहिए। अर्थात फैट जो होता है जो उसको वो जो है लिपिड का बाई लेयर होना चाहिए, और उनके वसा द्विपरत मॉडल की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो गार्टर और ग्रेंडल का जो बाई परत का मॉडल था वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुआ क्योंकि उससे कई सारे कंक्लूजन निकाले गए। नंबर फर्स्ट, कोशिका झिल्ली वसा की 2 परतों से मिलकर बनी होती है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट था पॉइंट। दूसरा पॉइंट, बाई लेयर में फैट मॉलिक्यूल एक दूसरे के विपरीत व्यवस्थित होते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उन्होंने इस तरह का एक मॉडल प्रस्तुत किया, गार्टर और ग्रेंडल का बाई लेयर मॉडल, जो कि 1925 में दिया गया था। ये बाहर की तरफ एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम होता है, ये इसके पोलर हेड होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है इसका पोलर हेड, और ये जो आप बीच में देख रहे हैं यहाँ पर ये इसके टेल है, राइट, ये लिपिड का बाई लेयर है। उसके बाद उन्होंने उनके अकॉर्डिंग नंबर थर्ड पॉइंट था वसा अणु यानी फैट के जो मॉलिक्यूल हैं उनमें ध्रुवीय शीर्ष बाहर की ओर, यानी उनका जो पोलर हेड है वो बाहर की ओर, और जो नॉन पोलर टेल होता है वो अंदर की ओर थे, उन्मुख थे, ओरिएंटेड थे। तो ये उनका यहाँ पर डायग्राम है।
इसके बाद यहाँ पर पॉइंट यानी कि इसमें ये मॉडल कितना ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और किस वजह से अनसक्सेसफुल रहा, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फैट का जो बाई लेयर मॉडल था वो सही था लेकिन अधूरा था, यानी पूरी तरह से इनकम्प्लीट था, क्योंकि यह कोशिका झिल्ली के गुणों तथा इसके तथ्य यानी इसके जो पॉइंट है उनकी व्याख्या करने में असमर्थ था। कोशिका झिल्ली में वसा और प्रोटीन दोनों होते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं डेनेली और डेविसन का सैंडविच मॉडल, जो कि 1935 में दिया गया। यदि एक कोशिका झिल्ली को विशुद्ध वसा द्विपरत यानी कि बाई लेयर यानी फैट का बाई लेयर मान लिया जाए तो उनकी सभी गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, क्योंकि झिल्ली की सतह का तनाव यानी जो सरफेस टेंशन होता है वो शुद्ध वसा झिल्ली की तुलना में कम होता है। इसमें वसा और प्रोटीन दोनों होते हैं और यह आयनों के सिलेक्टिवली यानी चयनात्मक रूप से सिलेक्टिवली परमेबल होते हैं, पारगम्य, राइट। तो फैट का जो बाई मॉडल प्रस्तावित किए जाने के 10 साल बाद जेम्स डेनली और डेवसन ने इसे संशोधित किया, यानी इनमें कुछ सुधार किए और इसमें एक प्रोटीन की परत को शामिल किया। उनके मॉडल से वसा द्विपरत यानी कि जो फैट है वो बाई लेयर को 2 प्रोटीन परतों के बीच दबाया गया था, सैंडविच किया गया था। उनके मॉडल के अनुसार जो कंक्लूजन निकल कर रहा है वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। तो सैंडविच के अकॉर्डिंग कोशिका झिल्ली एक वसा द्विपरत थी, यानी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक फैट का बाइलेयर थी। जो फैट के मॉलिक्यूल है वो एक आवेशित शीर्ष समूह था जो कि बाहर की ओर उन्मुख था। फैट परत यानी कि जो वसा की जो लेयर है, फैट की जो लेयर है, फैट की लेयर के सरफेस पर प्रोटीन का अधिशोषण किया गया था। प्रोटीन में हाइड्रोफोबिक अंतर्भाग और हाइड्रोफिलिक बाहरी परत थी। नंबर 5 पॉइंट, प्रोटीन का बाहरी जलरागी यानी कि हाइड्रोफिलिक भाग जो होता है वो जल में घुलनशील आयनों के लिए परमिएबल था, पारगम्य था। नंबर 6 पॉइंट, जल भीरू हाइड्रोफोबिक पदार्थ वसा झिल्ली से झिल्ली को पार कर सकते थे, यानी जो हाइड्रोफोबिक सब्सटेंस थे वो वसा भाग से मेम्ब्रेन को पार कर सकते थे। कैल्शियम जैसे कि बाईवेलेंट जो कटायंस होते हैं, कैल्शियम 2+ वसा के साथ संकुलों का निर्माण करते हैं और एक आयनों के प्रति पारगम्यता यानी परमेबिलिटी को कम करते हैं। तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये डेनेली और डेवसन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन का सैंडविच मॉडल है, जिसमें आप ध्यान से देखेंगे बाहर की तरफ होता है एक्स्ट्रा सेलुलर मीडियम और अंदर की तरफ है इंट्रासेलुलर साइटोसोल। और ये इन्होंने मॉडल प्रस्तुत किया, उसका डायग्राम प्रस्तुत किया। इन्होंने दिखाया कि बाहर की तरफ होता है आउटर ग्लोब्यूलर प्रोटीन लेयर और उसके बाद अंदर की तरफ हाइड्रोफिलिक हेड होता है और इसके अंदर की जो टेल होता है वो हाइड्रोफोबिक टेल होता है, राइट। ये है लिपिड की बाई लेयर जिसके अंदर हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे ये हाइड्रोफोबिक कोर है, ये हाइड्रोफिलिक आउटर लेयर। ये है यहाँ पर सैंडविच मॉडल। तो सैंडविच मॉडल के यहाँ पर हमने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अब आता है रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो कि 1959 के अंदर दिया गया था। डेविड रॉबर्टसन ने विभिन्न जीवों की झिल्ली यानी अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की छवियों को अध्ययन किया। उन्होंने निर्धारित किया कि सभी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके निर्माण सिद्धांतों एक ही निर्माण के सिद्धांतों का पालन करती हैं। चूंकि एक ही मॉडल सभी झिल्लियों पर लागू होता है इसीलिए इसे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कहा जाता है। रॉबर्टसन के अनुसार उनका जो मॉडल है वो डेनेली और डेवसन के मॉडल के अनुरूप है। रॉबर्टसन के काम और डेनेली और डेवसन के बीच 2 अंतर है। नंबर फर्स्ट, रॉबर्टसन के जो निष्कर्ष थे वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की छवियों के प्रत्यक्ष अवलोकन पर आधारित थे, जबकि डेनेली और डेवसन के जो निष्कर्ष थे वो अप्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित थे। नंबर सेकंड, रॉबर्टसन सुझाव दिया कि सभी झिल्लियों की संरचना समान होती है। इसके बाद देखिए रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के अनुसार यूनिट मेम्ब्रेन 7.5 नैनोमीटर मोटी होती है और एक मध्य वसा द्विपरत होती है, यानी कि बीच में एक बाई लेयर फैट की एक बाई लेयर होती है। इसके बाद वसा परत यानी कि फैट के लेयर के दोनों ओर एक एक प्रोटीन का एक अधिशोषित होती है, यानी प्रोटीन की एक लेयर अधिशोषित होती है। तो रॉबर्टसन ने जो मॉडल अपना प्रस्तुत किया था उसका डायग्राम आप देख सकते हैं। उन्होंने कुछ इस तरह से प्रस्तुत किया। ये उनका प्रोटीन लेयर है। उन्होंने दिखाया कि इसके बाहर की तरफ प्रोटीन लेयर होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिपिड की बाई लेयर यहाँ पर दिखाई देती है और यहाँ पर नीचे की तरफ भी प्रोटीन लेयर होता है। तो ये था रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल।
तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने रॉबर्टसन यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल तक डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिंगर और निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि 1972 में दिया गया था। ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल है और इसको हम काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम पेपर में अलग से 5 नंबर में आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या लॉन्ग क्वेश्चन में सिंगर और निकोलसन का मॉडल। ये यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल मॉडल था, यानी यही मॉडल था जो कि पूरी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अच्छे से एक्सप्लेन करा था, राइट। इस मॉडल की वजह से हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन को काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।